एडेप्टेशंस इन बर्ड्स, जिसका मतलब हुआ कि पक्षियों में उड़ने के लिए क्या क्या अनुकूलन अपनाए जाते हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा उड़ने की क्षमता जो होती है, फ्लाइट करने की क्षमता जो होती है, वो सबसे ज़्यादा बर्ड्स में ही देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे हम मान सकते हैं कि और ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर, जो पक्षी के अलावा भी उड़ने की क्षमता रखते हैं। जैसे मैमल्स में हम बैट की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे हम रेप्टाइल्स में बोलते थे कि डायनासोर उड़ सकते हैं। तो उस तरह से हम बोलते हैं कि होती है, सब में हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षमता पक्षियों के पास होती है, बर्ड्स के पास होती है उड़ने की, दैट इज फ्लाइट एडेप्टेशन। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा उड़ने की क्षमता है, मतलब इनके अंदर ऐसे अनुकूलन भी हुए हैं, अचानक से तो उड़ने नहीं लगे होंगे वो, तो इनमें ऐसे अनुकूलन हुए हैं, इनके जो अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, आंतरिक संरचनाएं हैं, और इसी के साथ इनके जो बाह्य संरचनाएं हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे अनुकूलित हुए हैं, अडेप्ट हुए हैं, और उसी के कारण आज हमें इतने सारे चेंजेस बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्टा जो क्लास है उसके अंदर फ्लाइट के एडेप्टेशंस थे, वो उड़ सकते थे सबसे पहले अकशेरुकी। ठीक है, इंसेक्टा क्लास में ये फंक्शंस पाए जाते थे, और फिर अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बर्ड्स में भी ये एडेप्टेशंस देखे जाते हैं। तो सबसे पहले एडेप्टेशन को जब एक्सप्लेन किया गया था तो ये बोला गया था कि एडेप्टेशन जो है वो ऑमनी प्रेजेंट है, जिसका अर्थ हुआ कि जो अनुकूलन है वो सर्वव्यापी है। ठीक है, सब जगह अनुकूलन देखा जाता है, और उसी के कारण जंतु जो हैं वो हमें विभिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं वहाँ पर इसी प्रकार से। इसलिए एडेप्टेशन की फर्स्ट डेफिनेशन यही दी गई थी कि अनुकूलन सर्वव्यापी है या ऑमनी प्रेजेंट है, सब जगह पर उपस्थित है। ठीक है, अब एडेप्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो एडेप्टेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक तरह से जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं उनमें अनुकूलन होता है, उनमें बदलाव होता है, ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सके, बचाकर रख सके। और अगर ये अनुकूलन वातावरण के अनुसार नहीं हो पाता है तो वो जंतु क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए ये वाला जो कैरेक्टर है, ये वाले जो लक्षण हैं, ये हर जंतु में होने चाहिए, वरना वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। राइट, एक और जो एडेप्टेशन के लिए लाइन कही जाती है वो ये है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ बंडल ऑफ एडेप्टेशन, क्योंकि हर जंतु जो है वो अनुकूलन का गट्ठर है, बंडल ऑफ अडेप्टेशन। क्योंकि ये भी कहा जाता है अडेप्टेशन के कि हर जंतु अडेप्टेशन, बहुत सारे अडेप्टेशन उसके अंदर उपस्थित है, बहुत सारे अनुकूलन उसके अंदर उपस्थित है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें हक्सले, ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि एडेप्टेशन जो है ऑमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, ये इन्हीं के द्वारा दी गई थी डेफिनेशन। हक्सले ने इन्हें बताया था कि एडेप्टेशन हर जगह पर पाया जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। नेक्स्ट हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, अपने आप को रेगुलेट करना और सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये दो कैरेक्टर्स अनुकूलन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं कि अपने आप को प्रिजर्व करके रखना और अपने आप को रेगुलेट करना, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बचा कर रख सके, अपनी स्पीशीज को मेंटेन करके रख सके। तो ये दो कैरेक्टर्स
इम्पोर्टेंस रखते हैं। खुद को रेगुलेट करना और खुद को प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, ताकि हम स्पीशीज की कंटिन्यूटी चला सकें, राइट। नेक्स्ट हम बोलते हैं लैमार्क की बात करते हैं। लैमार्क ने बोला कि जैसे जैसे वातावरण परिवर्तित होता है उसी के अनुसार अनुकूलन हमारी बॉडी में परिवर्तन होता है। ठीक है, वातावरण के अनुसार अनुकूलन पे भी प्रभाव पड़ेगा, अडैप्टेशंस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और वातावरण के कारण ही हमारे अंदर परिवर्तित अनुकूलन देखने को मिलता है। ठीक है, कि एनवायरनमेंट के साथ अडैप्टेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी चीज को डार्विन ने भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, डार्विन ने भी अपनी थ्योरी में बोला, उन्होंने ये बोला कि अनुकूलन हर जंतु में पहले से ही उपस्थित रहता है। डार्विन का बता रहे कि अनुकूलन जो है वो हर जंतु में पहले से ही उपस्थित है, बस ये है कि वातावरण जैसे ही बदलेगा तो उस अनुकूलन की अपने अंदर ही खोज की जाती है, एडेप्टेशन को अपने अंदर सर्च किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली वो परिवर्तित होता है। कि एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने आप को हम परिवर्तित कर पाते हैं। तो ये डार्विन की थ्योरी थी, ये लैमार्क की थी। सबने एडेप्टेशन पर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखे और इस तरह से उसे एक्सप्लेन किया, राइट। तो डार्विन ने बोला कि एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण हम जो हमारे परिवर्तन है, चेंजेस हैं, उन्हें सर्च करते हैं। ठीक है, उन्हें देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली अडैप्टेशन होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा थ्योरी फॉर्म है, इंट्रोडक्शन है कि अडैप्टेशन किस प्रकार से हो सकता है। सेकेंडली, सेकेंड सेक्शन में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि बर्ड्स का अडैप्टेशन कैसे होता है। ठीक है, उनमें अनुकूलन क्रिया किस प्रकार से हुई है। तो इसको हम दो पॉइंट्स में स्टडी करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल अडैप्टेशंस, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल अडैप्टेशंस में हम बात करते हैं बाह्य संरचनाओं की, बाह्य अनुकूलन की, और उसके अंदर हम विभिन्न पॉइंट्स को देखते हैं। जो सिर्फ हम बाहर की बात करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी पक्षी की बॉडी को देखते हैं तो हम देखेंगे किस प्रकार से ये उपस्थित रहती है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि किस प्रकार से इसकी बॉडी, राइट। इस प्रकार हमें बॉडी देखने को मिलती है। जो हम देखते हैं यहाँ पर टेल उपस्थित है जिसपे रिट्राइसिस फेदर्स उपस्थित रहते हैं। ठीक है, फेदर्स का नाम है रिट्राइसिस। ये लोकोमोशन के लिए लेग्स हैं। ठीक है, आईज है, बीक है। ठीक है, फेदर्स भी उपस्थित रहेंगे और बीच में संरचनाएं उपस्थित रहेंगी। ठीक है, इस तरह की इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी उपस्थित रहेंगी, इंटरनल संरचना। और इनकी जो बोन्स होंगी वो भी बहुत लाइट वेटेड होती है, तो उन्हें हम न्यूमैटिक बोन्स भी कहते हैं। ये अस्थियां किस प्रकार की है, न्यूमैटिक प्रकार की है। तो इस तरह की आकृति हमें देखने को मिलती है बर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें संरचना में बॉडी शेप और साइज। जहां तक हम देखते हैं बर्ड्स की जो शेप है, ठीक है, जो आकार है वो किस प्रकार का होता है, स्पिंडल शेप्ड होती है। ठीक है, स्पिंडल तर्करूपी होते हैं और छोटे। ठीक है, ज्यादा बड़े बर्ड्स हमें देखने को कम ही मिलते हैं, तर्करूपी होते हैं। उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होती है ताकि ये इजीली जो है अपनी फ्लाइट
एंड टेल। ठीक है, बाहर से बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक्सटर्नल अडेप्टेशन। तो टेल जो है इसकी कैसी होती है, एक प्रकार से यहाँ पर हम बोलेंगे कि टेल पीछे की तरफ लास्ट पार्ट में उपस्थित रहती है और क्या करेगी, ये उड़ने में हेल्प करती है, फ्लाइट में हेल्प करती है, इजीली उड़ सकती, और एक प्रोपेलर की तरह होती है। ठीक, एक प्रोपेलर की तरह उपस्थित रहती है जिससे इजीली जो है यहाँ पर उड़न की जा सके, फ्लाइट की जा सके। ठीक, इसी के साथ यहाँ पर रिट्राइसिस फेदर्स की उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, ये टेल को पूरा फैला लेते हैं, जब उड़ते हैं तो टेल को पूरा फैला लेते हैं। अभी बिल्कुल सिर्फ टेल इसी दिखेगी, उड़ते टाइम की टेल भी फैल जाती है। ठीक है, तो रिट्राइसिस फेदर्स की उपस्थिति, पंखों की उपस्थिति यहाँ देखी जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं फेदर्स। ठीक है, कि इनमें जो पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, वो किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित है। फेदर्स का क्या कार्य है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेदर्स ठीक है, ये 5 कैरेक्टर्स हमें फेदर्स में देखने को मिले। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बायंसी की, तो ये क्या करते हैं, पंख, पैरों और पंखों के बीच में एयर को सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, एयर को फैलाते हैं जिससे कि ये बायंट रहे और हवा में आसानी से क्या कर सके, उड़ सके। इसलिए बायंसी का कैरेक्टर यहाँ देखने को मिले। सेकेंडली, ये जो फेदर्स हैं ये प्रोपेलर की तरह कार्य करते हैं। जैसे हम बोले कि किसी इंजन की तरह कार्य कर रहे हैं और आगे की तरफ उसे उड़ाने की कोशिश करें ताकि इजीली आगे की तरफ ये जो है ये उड़ सके। नॉन कंडक्टिंग होते हैं, जिसका मतलब फेदर का आवरण अगर आसपास उपस्थित है तो हीट जो होगी वो ज्यादा अंदर भी नहीं आएगी और हीट लॉस जो होगा वो भी ज्यादा नहीं होगा, ऊष्मा का नाश नहीं होगा, वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। तो एज ए नॉन कंडक्टिंग भी कार्य करते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रदान करते हैं जिससे कि वो उड़न जो है इजीली कर सके। उड़न के लिए बहुत अच्छे तरह से स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर संरचना को देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं, जल से रेजिस्टेंट होते हैं ताकि पानी में भी जाए तो भीग कर ऐसा नहीं हो कि वो उड़ ना पाए, इसलिए वाटर रेजिस्टेंट फेदर्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं फेदर्स की कि फेदर्स किस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित है। तो ठीक है, बॉडी शेप एंड साइज, टेल, फेदर्स एंड टेल और फेदर्स। ठीक, फोर्थ हम बात करेंगे इसकी बीक एंड नेक की। ठीक है, कि इसकी जो बीक है, चोंच है, और जो नेक गर्दन पार्ट है वो किस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित है। तो बीक जो होती है वो इनकी बहुत ज्यादा हम बोल के चलते हैं कि कैसी है, नुकीली है, और क्योंकि इनका खान पान अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार की सीड्स को खाती हैं। ठीक है, कोई नेक्टर ले रही है तो उस हिसाब से इनकी बीक डेवलप होती है। ठीक है, और बीक का डेवलपमेंट क्यों हुआ है, क्योंकि इनके पास लैग्स सिर्फ 2 ही है, एक ही पेयर लैग है, आगे वाले लैग्स इनमें उपस्थिति नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बीक के द्वारा वो भोजन को पिक कर सकती, ले सकती हैं। और नेक जो होती है वो उनकी मोबाइल होती है, मूवेबल होती है, तो मूवमेंट करके इजीली फूड को अंदर ग्रहण कर सकती हैं। और इस संरचना के कारण भी हम बोलते हैं कि इनका जो बॉडी वेट है वो थोड़ा
रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम बोलेंगे बीक जो होती है वो छोटी सी शॉर्ट होती है और डिफरेंट संरचनाओं की, डिफरेंट शेप की हो सकती है। और जो नेक होती है वो मोबाइल प्रकार की होती है, मूवेबल होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे बाइपीडल लोकोमोशन। ठीक है, इनका जो लोकोमोशन है, जो मूवमेंट करने का तरीका है कि किस तरह से ये मूव हो रहे हैं, वो बाइपीडल है। इन दोनों लेग्स पर ही डिपेंड कर रहा है, दोनों लेग्स के बेसिस पर ही इनका मूवमेंट होता है। ठीक है, बाइपीडल लोकोमोशन जिसे हम बोलते हैं, इनके बेसिस पर ही लोकोमोशन होता है, मूव कर पाते हैं। और वो लेग्स दो ही हैं, इनकी मसल्स जो होती है, मांसपेशियां जो होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और उन मसल्स के कारण ये इन पे वॉक इजीली कर सकते हैं। चलने वाली चीज भी है और उड़ने वाली चीज भी है। तो ओनली वन पेयर लेग्स एंड स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग भी है, ऐसा नहीं है बहुत कमजोर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स। जो फोर लिम्स हैं, आगे वाले जो लिम्स होते हैं, उनका क्या हुआ है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो गया है, बदलाव हो गया है। और वो फोर लिम्स किसमें बदल गए, इनके विंग्स में, इनके पंखों में बदल चुके हैं। और इसीलिए यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो फोर लिम्स हैं वो नहीं है, पंखों में बदल चुके हैं, मॉडिफिकेशन हो गया और उनके कारण ये उड़ सकते हैं। विंग्स हो गए तो विंग के कारण वो इजीली अपने आप को फ्लाइट में ले जा सकते हैं। सेकेंड चीज जो यहाँ देखने को मिलती है वो ये कि क्योंकि यहाँ पर लेग्स नहीं है, इसलिए उन्हें हम अपने हैंड्स से खाते हैं, तो उनके पास फोर लिम्स ही नहीं है, तो इसलिए इनमें बीक का निर्माण हुआ और मोबाइल नेक का निर्माण हुआ, ताकि इजीली वो बीक के थ्रू ही पिकअप कर सके। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स की हम बात करते हैं जो विंग्स में डेवलप हो। सेवेंथ बात करेंगे हम सेवेंथ पॉइंट की, जो कि है हमारा पर्चिंग मैकेनिज्म। ठीक है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम पर्चिंग की बात करते हैं तो पर्चिंग क्या होता है कि इनके लेग्स जो हैं वो ये अपनी टहनियों के चारों तरफ लेकर बैठ सकते हैं और इजीली वहां पर इसी कंडीशन में, इसी अवस्था में सो भी सकते हैं और फिर भी वो गिरेंगे नहीं नीचे। तो इसी को हम बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म, कि टहनियों के चारों ओर अपने लेग्स को लपेट कर वो इजीली वहां पर स्लीप भी ले लेंगे, आराम से सो भी जाएंगे। उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म। देखने को कहाँ मिलता है हमें, हाइंड लिम्स में, जो पीछे वाले लिम्स हैं उनके अंदर। और कैसा होता है ये भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार की कुछ संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की जो मसल्स है वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। जैसे इन्हें हम बोलेंगे फ्लैक्सर मसल्स। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे पेरोनियस मसल्स। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे फिबियोटार्सस। इन्हें हम बोलेंगे टार्सस मेटाटार्सस।
टार्सस। ठीक है, यहाँ पर कुछ टेंडन्स उपस्थित रहेंगे, ये है इनका हील पोर्शन, और ये हुए यहाँ पर भी फिंगर टेंडन्स उपस्थित रहेंगे। ठीक है, फिंगर टेंडन्स की उपस्थिति यहाँ पर भी देखने को मिले। तो कुछ इस प्रकार की मसल्स की संरचना यहाँ देखने को मिलती है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो टेंडन्स हैं वो संकुचित होते हैं, और इसी के साथ जो थाई मसल्स है, ठीक है, थाई मसल्स, ये थाई पोर्शन है, ठीक है, जांघ वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो मांसपेशियां होती हैं, यहाँ पर इन मांसपेशियों में संकोचन होता है, ये संकुचित होती है, पास आती है फ्लैंजर मसल और पेरोनियस मसल्स। इन दोनों के पास आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो टेंडन्स उपस्थित होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वो भी संकुचित होते हैं, और इसी के कारण लेग जो होगा, आगे वाला जो पोर्शन है वो आगे की तरफ खिसकता है। जैसे संकुचन होता है आगे की तरफ खिसकता है, एक्सटेंसर मसल्स जो होती है वो एक्सटैंड होती है और टहनी के चारों तरफ वहां पर कवर कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर भी टेंडन्स उपस्थित है, तो उसके कारण वहां पर टहनी के चारों तरफ वो इस तरह से टहनी को कवर कर लेता है, आगे स्ट्रेच कर। तो इस तरह से पर्चिंग मैकेनिज्म किया जाता है। तो जब हम इस मैकेनिज्म को देखते हैं तो इस तरह की संरचना कुछ हमें देखने को मिलती है कि ये टहनी थी, ठीक, और इसके चारों तरफ हमें ऐसी संरचना देखने को मिलेगी। इन्होंने अपने लेग्स को फोल्ड कर लिया पूरा का पूरा, और इस तरह से ये व्यवस्थित हो, ठीक है, टहनी को पूरा कवर कर लिया, और ये जो है ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अपनी पोजीशन में चेंज हो, और यहाँ पर एक हील नुमा आकृति बीच में उपस्थित है। तो इसको हम बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म। जो मसल्स के कारण हो रहा है वो भी थाई मसल्स के कारण, और टेंडन्स जो है वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ले रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित। तो इस तरह से एक्सटर्नल अडेप्टेशंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरनल अडेप्टेशंस। ठीक है, आंतरिक अनुकूलन की इंटरनल अडेप्टेशंस में हमें क्या क्या देखने को मिल सकती है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मसल्स की। ठीक है, मसल्स जो है, मांसपेशियां जो है अंदर की तरफ उपस्थित रहती हैं, और ये विभिन्न प्रकार की मसल्स हो सकती हैं। जैसे हम बोलेंगे पेक्टोरलिस मेजर, ठीक, पेक्टोरलिस माइनर भी होगी, इसी के साथ इंटरनल मसल्स भी होंगी, एक्सटेंसर मसल्स भी होंगी, ठीक, और इसी के साथ हमें देखने को मिलेगी डिप्रेसर मसल्स, इसी के साथ देखने को मिलेंगी हमें, बोल सकते हैं हम, स्कैप्यूलो कोरेको मसल्स, ठीक है, इसी के साथ डेल्टॉइड मसल्स, मांसपेशियां हैं ये भी, ठीक, इसी के साथ ब्रैंकियोरेडियोलर, ब्रैंकियोरेडियलस मसल्स। तो इस प्रकार से हमें ये विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां देखने को मिलती हैं। जैसे पेक्टोरलिस मेजर हो गया, माइनर, इंटरनल मसल्स होती हैं, एक्सटेंसर, डिप्रेसर नीचे की तरफ ले जाएंगी, स्कैपुलो कोरेको
कोरेको मसल्स देखने को मिलेंगी, ठीक, डेल्टॉइड मसल्स देखने को मिलेंगी, ब्रैकियोरेडियस मसल्स देखने को मिलेंगी। एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग सी यहाँ देखने को मिलती है, पेक्टोरलिस मेजर जो है वो क्या करती है, डाउन स्ट्रोक करती है। सबसे बड़ी मेजर बोल रहे हैं तो नीचे की तरफ पंखों को ले जाने का काम करेगी, डाउन स्ट्रोक नहीं। और पेक्टोरलिस माइनर जो है वो अप स्ट्रोक लगाती है, ऊपर की तरफ उड़ते समय ऊपर की तरफ अगर स्ट्रोक लगाना है तो माइनर और नीचे की तरफ लगाना है तो मेजर, और इस तरह से ये उड़ पाती है इजीली। इसके अलावा दूसरी चीज जो हम बोलते हैं कि ये सारी मसल्स जो हैं ये किससे, स्टर्नम से कनेक्टेड रहती हैं, स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती हैं, स्टर्नम भाग जो होता है, और फिर इनके उड़ने में इन्हें आसानी प्रदान करती हैं। ये एक प्रकार का एडेप्टेशन है कि इन मसल्स के कारण ये आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है। ये तो हम था हमारा मसल्स पोर्शन। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इनमें माउथ तो उपस्थित है नहीं, माउथ किसमें डेवलप हो गया, बीक के अंदर, चोंच में डेवलप हो चुका है, और इनमें टीथ जो होते हैं वो भी अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। टीथ की उपस्थिति भी यहाँ देखने को हमें नहीं मिलेगी। टीथ, माउथ, उनकी जगह पे बीक उपस्थित, ठीक। और बीक अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग विभिन्न प्रकार से देखी जा सकती। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डाइजेशन प्रोसेस की, पाचन क्रिया की, तो यहाँ डाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बहुत जल्दी होता है, और इसीलिए बार बार भोजन लेते रहते हैं। और इसी के साथ एक और चीज जो देखी जाती है कि फास्ट डाइजेशन सिस्टम, बहुत जल्दी डाइजेशन होता है, इसलिए ये फूड ज़्यादा लेते हैं और बार बार लेते हैं, और इसी के साथ मेटाबॉलिज्म जो है, इनकी जो उपापचय क्रिया है वो भी फास्ट, ठीक है। इस क्यों है फास्ट, क्योंकि इन्हें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए उड़ने के लिए, तभी ये आसानी से उड़ पाते हैं लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्योंकि हम देखते हैं बहुत दूर दूर तक ये उड़ते हैं। टीथ की जो कमी है वो कौन पूरा करता है, इनमें गिजार्ड उपस्थित होता है, ठीक है। क्रॉप पोर्शन में इनमें गिजार्ड उपस्थित होता है, वहां पर टीथ जैसी, दांत जैसी संरचनाएं होती हैं जो इसकी अनुपस्थिति को क्या करती है, लगने नहीं देती कि इसकी कोई कमी है। गिजार्ड में वहां पर खाना बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है, गिजार्ड की। सेकेंड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेक्टम जो है या मलाशय जो है वो यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जो फीकस मैटर होता है, विष्ठा जो होती है, उसको संरक्षित करके नहीं रखते। ये विष्ठा को बाहर की तरफ उड़ते उड़ते भी बाहर रिलीज कर देते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी संरचना ही नहीं है जहाँ पर ये इकट्ठा करके रख सके। और अगर इकट्ठा करके रखेंगे तो इनकी बॉडी का जो वेट है, इनका जो भार है वो बढ़ जाएगा, इसलिए डेफिकेशन प्रोसेस जो है वो इजीली वो करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है और इंटरेस्टिंग यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, परिसंचरण तंत्र जिसे हम बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र में क्या आएगा, इनका जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन और CO2 से, ठीक है, CO2 O2 का जो एक्सचेंज, सॉरी, इन गैसों का जो विनिमय होता है वो भी यहाँ पर आसानी से होगा। इसके साथ हम यहाँ देखेंगे इनका जो हार्ट है, हृदय जो उपस्थित होता है इनमें, वो 4 चैम्बर होता है, ठीक है, 4 चैम्बर में बड़ा हुआ होता है और वेल डेवलप्ड है, ठीक है, बड़ा होगा और पूरा क्रियाशील होता है।
ठीक है, बहुत अच्छे से फंक्शन करता है और बहुत फास्ट फंक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। सेकेंड हम बोलेंगे कि इनका जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो अच्छी खासी उपस्थित रहती है, जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो इनके साथ इजीली बाइंड रहता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का परिवहन आसानी से अधिक मात्रा में हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है वो भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और इजीली यहाँ पर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा उपस्थित रहती है। इसी के साथ इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिलती है वो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वेसल्स होती हैं वो भी अच्छे से उपस्थित रहती हैं और उन वेसल्स के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड का जो परिसंचरण है वो आसानी से हो पाता है। तो ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके अंदर वार्म ब्लडेडनेस। ठीक है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, हम मान के चलते हैं। और एक और चीज जो देखने को मिलती है, इनका जो तापमान है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। बॉडी का, शरीर का तापमान इतना होता है जो हमारे मैमल से थोड़ा सा ज्यादा है और इस तापमान के कारण ये आसानी से ऊपर की तरफ फ्लाइट कर पाते हैं, उड़ पाते हैं, आसानी से अपने आप को उस ऊंचाई तक भी, हाइट तक भी रख पाते हैं, अनुकूलित कर पाते हैं। अब अगर उन्होंने वार्म ब्लडेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर का वातावरण कैसा भी हो, ये अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नियमित करके रखते हैं। बाहर ज़्यादा सर्दी होगी तो भी नियमित रहेगा, इतना ही टेम्परेचर रहेगा। बाहर ज़्यादा गर्मी होगी तो भी इतना ही टेम्परेचर रहेगा। तो कुछ अनुकूलताएं लाते रहते हैं वहाँ पे, ताकि बॉडी टेम्परेचर इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे, ज़्यादा चेंज या बदलाव देखने को वहाँ ना मिले। इसलिए हम बोल रहे हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। जैसे हम होते हैं, हम 38-37 डिग्री सेल्सियस एक बॉडी टेम्परेचर है हमारा नॉर्मल। चाहे हम ठंड आएगी तो हम कपड़े पहन लेंगे, ज़्यादा गर्मी आएगी तो हम नॉर्मली वहाँ पर सर्वाइव करें और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो गैसेस हैं उनमें किस प्रकार से चेंज हो। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा हमारा होता है वैसे ही इनमें लंग्स उपस्थित रहते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पर एयर सैक्स उपस्थित है, वायु कोश। और ये वायु कोश जब ब्लड आता है आसपास तो इन वायु कोश से ऑक्सीजन ये लेते हैं। जैसे ही वायु कोश के अंदर एयर आई, एयर आके इकट्ठी हुई तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी और एयर बाहर भी जाएगी इनसे। तो जब एयर अंदर आ रही है और बाहर आ रही है तब दोनों समय पर ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा। और इन एयर सैक्स के द्वारा, इन वायु कोशों के द्वारा इनका जो बॉडी वेट है वो बहुत हल्का हो जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं होते तो इतना हल्का बॉडी वेट वहाँ देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि इनकी उपस्थिति है इसलिए इनका वेट बहुत लाइट हो जाता है, जिससे इजीली अपने आप को ये हवा में उड़ाने के लिए सक्षम हो जाता है। और ये एयर सैक्स जो है ये अलग अलग प्रकार से उपस्थित रहते हैं, जिसे हम देखते हैं यहाँ पर। ये भी देखेंगे कि ये पेयर्स में भी उपस्थित रहते हैं। जैसे ये सपोज लंग्स हैं, ठीक है, इन लंग्स से ठीक ऐसे हम यहाँ मान के चलते हैं सीलिंग्स पोर्शन है
और ये ट्रैकिया भाग। ठीक, ये है सिरिंज, जिसके द्वारा, जिसे हम बोलते हैं बर्ड्स में जो वॉइस बॉक्स होता है वो सिरिंज कहलाता है। इसके आसपास भी एयर सैक्स होते हैं और ये ट्रैकिया भाग, ट्रैकिया। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं ठीक है, इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमें एयर सैक दिख रहा है, यहाँ पे हमें मिलेगा एंटीरियर थोरैसिक सैक, ये भी वही हुआ एंटीरियर थोरैसिक सैक। ठीक है, ये है पोस्टीरियर थोरैसिक सैक, थोरैसिक भाग में है इसलिए ये है पोस्टीरियर थोरैसिक सैक। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एब्डोमिनल सैक, दोनों जो है। ठीक, यहां हम बोलेंगे ह्यूमरस सैक। ठीक है, ये भी वही हुआ ह्यूमरस सैक। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर इंटरक्लैविक्युलर सैक भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, दोनों साइड में क्लैविकल के आसपास इंटरक्लैविक्युलर सैक की उपस्थिति भी यहाँ पर देखी जाती है। तो इस तरह से एयर सैक्स पूरी बॉडी में वायु कोश उपस्थित है, जिससे इनको एक लाइट बॉडी वेट, भार में कमी दिखाई देती है और उपस्थिति हमें इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। राइट, यहाँ हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम की कि इन ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस प्रकार। ठीक है, 6th पॉइंट। तो जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर रेक्टम तो अनुपस्थित है। ठीक है, रेक्टम की उपस्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसी के साथ ये जो जंतु होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, जिसका मतलब हुआ कि यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। और ये यूरिक एसिड भी ये अपने तक सीमित नहीं रखते, बाहर की तरफ रिलीज कर देते, जिससे इनका बॉडी वेट जो है वो धीरे धीरे लोअर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक है, रेक्टम नहीं है, वहाँ कुछ एकत्रित करने के लिए नहीं है संरचनाएं उपस्थित, और इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर बाहर की तरफ निकाल। अब इनमें हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में हैनलीज लूप जो होती है वो बहुत विकसित होती हैं, सुविकसित अवस्था में उपस्थित रहती हैं हैनलीज लूप, जो कि अवशोषण का कार्य करती हैं, एब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, जल को जितना अवशोषित कर सकती है वो बॉडी में अवशोषित करती हैं और बाहर की तरफ यूरिक एसिड को रिलीज करती है। इन्हीं के साथ जो क्लो का भाग है वहां पे भी एब्जॉर्प्शन की क्रिया जो होती है यहाँ पर भी, और जल का अवशोषण यहाँ से भी किया जाता है। इसलिए जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, ठीक है, उत्सर्जन की बात करते हैं, तो यहाँ पर पेस्ट जैसा मटेरियल बाहर की तरफ उत्सर्जित किया जाता है, लिक्विड मटेरियल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लिक्विड जितना हो सके वो बॉडी को दे देते हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा चाहिए, तो उस समय पे उन्हें पानी भी ज़्यादा नीडेड होता है ताकि वो ऊंची ऊंची फ्लाइट्स ले सके, बार बार उन्हें उतर के नीचे नहीं आना पड़े जल के। ठीक है, वाटर के। तो इस तरह उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम उपस्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके नर्वस सिस्टम की, इनके तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम में इनमें कैसा होता है, सुविकसित प्रकार का होता है, जिसमें ब्रेन जो होता है वो बहुत अच्छे से
विकसित होता है और बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल भी करता है। जैसे हम बोलेंगे संतुलन की क्रिया, दैट मींस बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। इसी के साथ मसल्स में कोऑर्डिनेशन करता है, जिसके कारण जितनी भी मसल्स हैं वो आपस में एक साथ मिलकर इनको उड़ान कर रहा है। ठीक है, अब पूरे ब्रेन बहुत वेल डेवलप्ड है, सुविकसित है, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि क्या देखने को मिलता है, सेरेब्रम और सेरेबेलम भाग जो हैं ये दोनों भी हमें यहाँ पर सुविकसित देखने को मिलेंगे और बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं ये दोनों पार्ट्स नर्वस सिस्टम के ब्रेन के। ठीक है, इन्हीं के द्वारा सब कुछ यहाँ कंट्रोल में रहता है और इजीली वो फ्लाइट कर सकता है। ठीक है, तो ये थी नर्वस सिस्टम की बात की, नर्वस सिस्टम इनमें किस प्रकार से व्यवस्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनमें सेंसरी ऑर्गन्स की, संवेदी अंग, जो कि हम बोल सकते हैं एक पॉइंट है सेंस ऑर्गन। मोस्ट प्रोबेबली सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो इनमें आईज होती हैं, वो उपस्थित रहती हैं और आईज में ही नेत्र जो होते हैं इनके वो बहुत सुविकसित प्रकार के होते हैं। बाकी इनमें सेंस ऑर्गन एज सच कोई उपस्थित नहीं होते। इट मींस ये सुविकसित हैं और इन्हें पूरा अपना जितना भी इनका भोज्य पदार्थ है सब कुछ इन्हीं को देखकर बिताना होता है, इन्हीं पर डिपेंड करना होता है। इसलिए इनमें ऑल्फैक्टरी सेट जो होते हैं, घ्राण करने वाले जो कोश होते हैं वो इनमें उपस्थित नहीं होते। ठीक है, इनकी उपस्थिति सूंघने की क्षमता, स्मेल पावर जो होती है उनमें नहीं होती। विकसित सिर्फ आईज जो है वो बहुत विकसित होती हैं, जिसमें रेटिना भी उपस्थित होता है और सारे जितने भी सेल्स होते हैं आईज के कॉम्प्लेक्स प्रकार के होते हैं। तो जब हम आई की संरचना देखते हैं इनमें तो हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ये हो जाता है आइरिस भाग, ये हो जाता है यहाँ पर आगे की तरफ प्यूपिल भाग। ठीक, आगे का ये जो भाग है ये एक्वस भाग हो जाता है, एक्वस। ये हो जाता है विट्रियस भाग, यहाँ पर हो जाता है रेटिना उपस्थित। ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व की उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर भी यहाँ उपस्थित रहेंगी। बाकी सारी संरचनाएं हमें इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। तो आईज यहाँ पर हम देख रहे हैं सुविकसित प्रकार की उपस्थिति। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन में आईज का डेवलपमेंट हो गया। देन हम 9th बात करेंगे इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इनमें जो जनन तंत्र होता है वो भी क्या करता है, वेट, इनका भार जो होता है बॉडी का वो कम करने में हेल्प करता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ओवरी जो होती है वही उपस्थित होती है। राइट साइड में दाईं ओवरी जो होती है वो इनमें उपस्थित नहीं होती, ना ही इनमें देखी जाती। ठीक है, तो इसके कारण इनका भार जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो जब हम इसकी संरचना देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना कुछ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिएगा, ये दो किडनीज हैं। ठीक है, इनसे निकल के आ रहा है यूरेटर।
ये है लेफ्ट ओवरी, ये है ओवा और ये इनकी पूरी ओवुला, जिसमें इस्थिमस भाग हो जाएगा, कलेक्टिंग फनल जैसा भाग हो जाएगा। तो ये पूरी ओविडक्ट यहाँ पे कनेक्ट है। अब यहाँ हम अगर बात करते हैं, यहाँ पे यूटेरस भी उपस्थित है, ठीक है, और ये है राइट ओवरी का एक तरह से रुडिमेंट पार्ट है, बचा हुआ हिस्सा है जहाँ पे राइट ओवरी बनी है। सिर्फ लेफ्ट ओवरी उपस्थित है और वहाँ पर लेफ्ट साइड में ही ओविडक्ट वाला हिस्सा उपस्थित है। तो इस प्रकार का उनका भाग रहता है। ये हम बोलेंगे क्लोका है और ये पोर है बाहर की तरफ, जहाँ से बोल सकते हैं क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह बाहर छोड़ देते। ये यूरेटम, ये रेक्टम भाग होता है, मलाशय भाग, जो बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में है, बहुत संकुचित फॉर्म में है, वेल डेवलप नहीं है, इसलिए इसके अंदर कुछ भी इकट्ठा नहीं रहता, ठीक है। रेक्टम रिड्यूस भाग है। तो इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर देखा जाता है, जो इस प्रकार से उपस्थित है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा इस तरह से वर्क करता है। अब लास्टली हम बात करेंगे यहाँ पर इनके अंतःकंकाल की एंडोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ये भी इनके अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर आता है। इनका जो एंडोस्केलेटन है, इसमें हम देखेंगे कि जितनी भी बोन्स वगैरह उपस्थित होती है इनके अंदर, वो फ्यूज हो जाती हैं, कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, जिसके कारण उनका जो वेट है वो कम हो जाए और ये आसानी से उड़ सके। तो यहाँ पर हम एंडोस्केलेटन में सबसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्कल का, ठीक है। स्कल पोर्शन का पार्ट देखते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कुछ बिंदु है, उन पर हम वर्क करेंगे। जैसे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल उपस्थित होगा, ठीक है। इस प्रकार की संरचना यहाँ देखने को मिलेगी। जब हम स्कल की बात करेंगे तो स्कल बहुत वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। कपाल, इसके अंदर नेत्र कोटर उपस्थित रहते हैं, बड़े बड़े नेत्र कोटर होते हैं, क्योंकि आईज इनके अंदर उपस्थित रहते हैं। इसी के साथ यहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल नामक संरचना भी स्कल में उपस्थित रहती है, और जो नीचे वाला जबड़ा होता है वो जबड़ा क्वाड्रेट भाग से जुड़ा रहता है, ठीक है। क्वाड्रेट जो बोन होगी उससे नीचे वाला जबड़ा, नीचे वाला जो जॉ है, ठीक है, लोअर जॉ जो है वो क्वाड्रेट बोन से जुड़ा रहेगा। और इनमें जाइगोमेटिक आर्क या जाइगोमेटिक चाप का भी निर्माण होता है, वो भी यहाँ पर ऐसे के ऐसे उपस्थित रहती है, चाप के रूप में, आर्क के रूप में, ठीक है। तो ये संरचनाएं यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। इसको हम बोल सकते हैं कि ये लोअर जॉ से कनेक्ट करती है, ठीक। और इसी के साथ हम एक और चीज जो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर बीक उपस्थित रहती है, ठीक है। टीथ वगैरह कुछ भी उपस्थित नहीं है, सिर्फ बीक उपस्थित है, और इसी से इनका जो भोजन है वो यहाँ पर इसी के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये स्कल रूपी संरचनाओं की बात थी, जहाँ पर स्कल किस प्रकार से उपस्थित है इसको हम देख सकते हैं। अब इसके अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, दूसरे भाग की बात करते हैं, तो दूसरा भाग इसका आता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। स्कल से नीचे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम जाएगा, कशेरुकदंड, और वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारे वर्टिब्री भी उपस्थित रहेंगे, ठीक है। हम मान के चलते हैं वहां पे बहुत सारे वर्टिब्री की उपस्थिति देखी जाती है। भी हमें कुछ संरचनाएं देखने को मिलेंगी और फ्यूजन भी देखने को मिल सकता है, ठीक।
उपस्थित रहेगी। ठीक है, तो जब हम नेक पोर्शन की बात करते हैं तो नेक में जो वर्टिब्रा होते हैं इनके, उन वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैडल जॉइंट्स। ये जॉइंट्स उपस्थित रहते हैं और इन्हीं के कारण ये अपनी नेक को, गर्दन को इधर उधर घुमा सकते हैं। हमने बोला मूवेबल होती है उनकी नेक, इजीली मूव हो सकती है इधर से उधर, तो वो किसके कारण हो रही है? सैडल जॉइंट्स के कारण। तो ये उपस्थित कहाँ है? नेक भाग में उपस्थित हैं और इनके कारण नेक जो है वो मूवेबल फॉर्म में इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर घूम सकते हैं, घुमा सकते हैं अपनी नेक, गर्दन। नेक्स्ट हम बात करेंगे थोरैसिक वर्टिब्रा की। तो यहाँ पर भी हमें फ्यूजन देखने को मिलता है, ये एक साथ फ्यूज हो जाती है थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, सिर्फ लास्ट वाली को छोड़कर, लास्ट वाली फ्यूज नहीं होती, बाकी सारी वर्टिब्रा जो होंगी वो यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगी और इनकी संरचना हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये होता है फ्यूज्ड हाइपोफाइसिस भाग, ये हो जाता है प्री ज़ाइगोपोफाइसिस। ठीक है, यहाँ पर कहीं हम देखेंगे पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्यूज प्रकार का थोरैसिक भाग है क्योंकि ये थोरैसिक वर्टिब्रा है जो कि फ्यूज हो चुकी है लास्ट वाले भाग को छोड़। ये सेंट्रम भाग है। ठीक है, ये भी सेंट्रम कहलाता है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर कुछ हम बोलेंगे कि जो नर्व कॉर्ड है वो भी फ्यूज्ड देखने को मिले। ठीक है, एक साथ कंबाइन हो गई है सारी की सारी वर्टिब्रा। यहाँ पे हम बोलेंगे आर्टिकुलेशन, facet for articulation with कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम के साथ अटैच होने के लिए फेसेट है। आर्टिकुलेशन का मतलब है कि कोई कैपिट्यूलम जो है वो यहाँ आके अटैच होती है, तो यहाँ पर फेसेट होगा, यहाँ पे भी एक फेसेट होगा अटैचमेंट के लिए, यहाँ पर भी एक बोन आकर कनेक्ट होती है। तो इस प्रकार थोरैसिक वर्टिब्रा सारे एक साथ कंबाइन होकर एक फ्यूज स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि आसानी से ये उड़ सके, इजीली यहाँ पर इनमें उड़ान देखी जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंबर सैक्रल टेल वर्टिब्रा। ठीक है, इसी के साथ लास्ट थोरैसिक भी, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? टेल के भी सिर्फ आगे वाला एंटीरियर टेल वाला वर्टिब्रा, ये सारे मिलकर सिनसेक्रम का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा की बात। अब हम बात करेंगे सिनसेक्रम की। ठीक है, तो ये सिनसेक्रम बनाए, ये भी एक फ्यूज्ड संरचना हुई जहाँ पर सारे के सारे वर्टिब्रा एक साथ फ्यूज करें। ठीक है, लास्ट थोरैसिक लंबर भाग के, सेक्रल भाग के, टेल के आगे वाले अग्र पूंछ वाले जो वर्टिब्रा होंगे वो, और संरचना इस प्रकार बनाते हैं। जिसे हम सिनसेक्रम संरचना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में हम बोलेंगे फ्यूज्ड नर्व कॉर्ड उपस्थित है, सेंट्रम भाग है, इसी के साथ
से मिलकर बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना यहाँ देखने को हमें मिल जाती है। लास्ट में बात करते हैं पाइगोस्टाइल की। तो पाइगोस्टाइल में हम बोलते हैं कि जो लास्ट की टेल वर्टिब्रा मिलती हैं, वो सारी मिलकर एक संरचना बनाती है पाइगोस्टाइल। ठीक है, जिसे हम लास्ट टेल वर्टिब्रा के मिलने से, फ्यूजन से बन रही है। और ये पाइगोस्टाइल की संरचना हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, ऐसे पाइगोस्टाइल की संरचना। ठीक है, इससे क्या होते हैं, लास्ट वाले जो फेदर्स होते हैं, टेल वाले जो पंख होते हैं, टेल फेदर्स, वो इससे अटैच हो जाते हैं, इससे जुड़ते हैं। ठीक है, तो एक आधार प्रदान कर रही है उन्हें जोड़ने की। और जब हम सिनसेक्रम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब पक्षी नीचे की तरफ उतरता है तो सारा बॉडी वेट कहाँ डालता है, इस सिनसेक्रम के ऊपर, ताकि इजीली वो वहां पर उतर सके नीचे की तरफ, ग्लाइड करते हुए जब इसे नीचे आना होता है उस समय। तो सारा भार जो है ये सिनसेक्रम झेल लेता है और उसे नीचे उतरने देता है आसानी से। लास्ट बात करते हैं थोरैसिक भाग में जो रिब्स होती हैं, उनमें अनसिनेट प्रोसेस प्रवर्त उपस्थित होते हैं और ये भी क्या करते हैं, वो लाइट बॉडी वेट प्रदान करने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार की संरचना यहाँ हमें देखने को मिलेगी वर्टिब्रल कॉलम। इस हमें देखना है सैडल जॉइंट्स, थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है, सिनसेक्रम और पाइगोस्टाइल की संरचनाएं देखने को मिल जाती है। थर्डली हम बात करेंगे इसमें अपेंडिकुलर की। ठीक है, एंडोस्केलेटन में पहली बात की थी हमने स्कल की, दूसरी वर्टिकल कॉलम की, और थर्ड हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, मतलब अपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ कि इनकी जो लेग्स वगैरह हैं, जो बाहर निकली हुई संरचना है, उनका स्केलेटल सिस्टम किस प्रकार का होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल की। ठीक है, इस प्रकार की संरचना यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लैविकल, इंटरक्लैविकल की, जो कि हम बोलते हैं कि फ्यूज्ड होकर एक संरचना बनाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे टिबियोटार्सस फिब्यूला की। इसके बाद हम बात करेंगे टार्सो मेटाटार्सस की। ठीक है, एक और चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो हम बोल सकते हैं कि ये है स्कैप्यूला और ये है कोरेपॉइड। ठीक, अब बात करें पेक्टोरल गर्डल की, श्रोणि वाले भाग की, वहां पर भी स्केलेटल जो है यहाँ पर इस तरह से उपस्थित होते हैं। ठीक है, दो बोन्स जो है आपस में मिलती हैं, स्कैपुला और कोरेपॉइड, और 90 डिग्री पर इनका अटैचमेंट होता है एक दूसरे से। तो जब जहां पर वो अटैच होती है उस बीच वाले भाग को बोलते हैं फोरामेन ट्रायोसिन। एक प्रकार का वहां पर जॉइंट है जिसके द्वारा ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रही हैं, और जॉइंट का नाम है फोरामेन ट्राइकोसिन। ठीक है, तो ये तो है हमारी पेक्टोरल गर्डल वाली पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो क्लैविकल और इंटरक्लैविकल बोन्स होंगी, वो भी आपस में जुड़कर एक फ्यूज्ड संरचना बनाएंगी, उसको हम बोलते हैं फर्क्यूला। ठीक है, फर्क्यूला के कारण बॉडी वेट बहुत लाइट हो सकता है और ये आसानी से उड़ान कर सकते हैं। तो इस प्रकार की संरचना होती है, ये दोनों क्लैविकल्स हुए।
और नीचे की तरफ इनका अटैचमेंट। तो ये फर्क्यूला, क्लेविकल और इंटरक्लेविकल दोनों आपस में मिल गए और फर्क्यूला को बना रहे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जिसका हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाई जैसी संरचना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिबियोटार्सस फिब्यूला। अब ये क्या है, कहाँ पर उपस्थित होते हैं ये? लेग्स में, हिंड लिम्स के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि टिबिया फिब्यूला जो होती है, देख लेते हैं बस संरचना और इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, ये है हमारी टिबियोटार्सस फिब्यूला, जहां पर हम बोलते हैं कि टिबियो फिब्यूला जो होती है वो एक दूसरे से अटैच रहती है, जुड़ी हुई रहती है, और वहीं पर हम बोलते हैं टार्सस के साथ। टार्सस भी कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड टार्सस जो होते हैं उनसे फ्यूजन हो। फर्स्ट सेकंड टार्सस टिबियो फिब्यूला के साथ जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एक संरचना बना लेते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं टिबियोटार्सस फिब्यूला। ठीक है, क्योंकि इस तरह की संरचना है, इसको हम बोल सकते हैं हेड रीजन है यहाँ का, जहां से आर्टिकुलेशन होगा, जुड़ेगा ये आगे की तरफ। तो इस तरह संरचना बनाते हैं, एक फ्यूज संरचना जिसे हमने बोला टिबियोटार्सस फिब्यूला। अब लास्ट वाले की बात करते हैं हम, टार्सोमेटाटार्सस। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार डायग्राम देखेंगे, फिर हमें और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर स्पर उपस्थित होता है और इसका नाम है टार्सोमेटाटार्सस। ठीक है, अब हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर टार्सस जो है वो फर्स्ट और सेकंड है, बाकी बचे हुए जो होंगे टार्सस वो 3, 4 और 5 ये सारे यहाँ पर जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ मेटाटार्सस जो है वो भी यहाँ पर जुड़े जो होते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मेटाटार्सस यहाँ जुड़े। तो टार्सस और मेटाटार्सस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, इसलिए हम इन्हें बोले टार्सोमेटाटार्सस। ये एक संरचना बनाते हैं, बोनी संरचना। ठीक है, और मेटाटार्सस हम बोल सकते हैं ये मेटाटार्सस सेकंड है, ये मेटाटार्सस फोर्थ है, ये थर्ड है। इस तरह से यहाँ पर इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। ठीक है, और स्पर भी यहाँ पर उपस्थित रहता है। स्पर से भी पहचान होती है कि ये बर्ड्स का है, बर्ड्स में ये देखा जाता है। तो इस तरह से बोनी संरचना जो है यहाँ हमें देखने को मिल जाती है और इस तरह की संरचना उपस्थित रहेगी। ठीक है, तो ये एंडोस्केलेटन की बात थी। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 4 संरचनाएं अलग अलग देखने को मिली। तो यहाँ हमारा इंटरनल अडेप्टेशन वाला पार्ट खत्म होता है कि आंतरिक अडेप्टेशंस यहाँ पर किस प्रकार से उपस्थित रहती हैं।